Hello students, this is Ankit sir from Vidit Commerce Classes। आज हम आपकी अकाउंटिंग की बुक्स अकाउंटेंसी की बुक का चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर आज हम अकाउंटिंग के जो वेरियस अजम्पशंस और उसके प्रिंसिपल्स और उसके अलावा जो दूसरी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम तक आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये केवल यूटी-1 एग्ज़ाम में आ जाएगा या हाफ ईयरली तक आएगा। ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि ये चैप्टर जो लोग कॉमर्स में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फाउंडेशन लेवल की तैयारी कर रहे हों या वो किसी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो इसलिए ये चैप्टर सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब वीडियो को शेयर करें देखें और आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉमर्स के हों उन सभी को शेयर करें। ज़रूरी नहीं वो 11th क्लास के ही हों, वो किसी भी क्लास के हों कॉमर्स में, आप सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज हम बात करें सबसे पहले थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो सबसे पहली बात है कि इसको पढ़ने का या इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है थ्योरी बेस का। देखिए, थ्योरी शब्द जहाँ पे आ जाए, थ्योरी का मतलब ये नहीं है जो रिटन में वर्ड हो, जो रिटन पैराग्राफ में चीज़ें दे रखी हो वो हमारे लिए थ्योरी है। थ्योरी शब्द जहाँ पे भी आ जाता है उसको हम उसका कहते हैं कि उसमें कुछ हमारे प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे। तो जहाँ पे थ्योरी शब्द हो तो वो उस चीज़ के बारे में, उसके रूल्स और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करने वाला होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। हम अकाउंटिंग ये करते हैं कि ताकि हमें अपने बिजनेस के बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हों एक्सटर्नल हों, सभी ये चाहते हैं कि हमें अपनी जो बिजनेस है उससे जो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही हैं, रिसीव हो रही हैं, उन सभी के वो सभी एकदम सही हो। तो अब वो सही कब होंगी? वो सही तभी हो सकती हैं जब अकाउंटिंग के लिए जो हमने प्रिंसिपल बनाए हैं, अकाउंटिंग के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जो हमारे एजम्पशंस हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के या बिजनेस के, उन सब चीज़ों को अगर हम फुलफ़िल नहीं करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, यानी हम कह सकते हैं चाहे वो हमारे कंट्री लेवल पे बिजनेस हो या हमारे वो कंट्री से बाहर हो, जैसे हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, तो उन सभी के लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं, किस किस तरह के प्रिंसिपल बनाए गए हैं, क्या क्या एजम्पशंस हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस से। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं अकाउंटिंग के अंदर जिसमें हमें ये 2 या 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पहले से मान के चलना पड़ता है। देखिए, एजम्पशन का मतलब होता है एज्यूम करना, कि आपको ये एज्यूम करना है। ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं टोटल जो कि हमें एज्यूम करके चलनी होती हैं कि ऐसा होगा। यहाँ पे ये कोई रूल नहीं है, यहाँ पे ये हमें मान के चलना है कि ऐसा तो होना ही है। ये हमारे लिए एक एज्यूम है, जैसा मैथ में करते हैं ना कि सपोज, ऐसे ही अकाउंट में आपको सोचना है कि सपोज करना है या एज्यूम करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या सपोज करना है, यानी फर्स्ट एजम्पशन क्या है अकाउंटिंग की, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है? तो देखिए, जैसे ना इसके नाम से क्लियर है, ये एजम्पशन बोलती है कि दिस कंसेप्ट एज्यूम डेट एन एंटरप्राइज हैज़ एन इनडेफिनेट लाइफ और एग्जिस्टेंस। यानी ये एजम्पशन हमारी कहती है कि जो हमारा बिजनेस आज हमने स्टार्ट किया है उसकी लाइफ इनडेफिनेट होगी या अनसर्टेन होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने जो बिजनेस चालू किया है वो कितने टाइम बाद बंद हो जाएगा या कितने समय तक चलता रहेगा। कोई भी बिजनेस चालू करता है या शुरू करता है तो ये नहीं सोचता कि मैं भाई एक साल बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा या 10 साल बाद बंद हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कभी बंद हो। तो इसलिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग पीरियड तक, अनसर्टेन या इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, जैसे हिंदी में हम कहते हैं अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या रेलिवेंट है हमारी अकाउंटिंग के लिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, इसी एग्जम्पशन के आधार पे ही या इसी अजम्पशन के आधार पे ही हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होंगे वो इसी एजम्पशन के आधार पे हम तय कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही मान के चलें कि बिजनेस एक ही साल चलेगा तो हमारे सारे खर्चे ही हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेज होंगे। मैंने आपको डेफिनेशन बता रखी है बेसिक टर्म्स में इनकी, तो आप वो वाला वीडियो देख ली अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता है तो। दूसरा,
क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट। तो देखिए यहाँ भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो ये भी नॉन करंट, करंट, रिवेन्यू, कैपिटल, ये सारी जो भी चीज़ें हैं या फिक्स्ड या नॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज किया जाएगा हमारी असेट्स पे। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैंने उसमें नहीं बताया, वो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली असेट्स होती हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो उनमें हम जब यूज करते हैं उन असेट्स को, तो यूज करने से या उनकी टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से या किसी और वजह से उनकी जो वैल्यू में कमी आ जाती है या डिमनेस होती है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो उस जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उस वैल्यू का हम उसका डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन किस बेसिस पर लगाया जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स पे कितना लगाना है, वो भी हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पे या अजम्पशन के आधार पे ही बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कह रहा है बुक वैल्यू विदाउट हैविंग रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, ये उसी का ऊपर वाली पॉइंट का ही पार्ट है। सेकेंड अजम्पशन क्या है हमारी, सेकेंड अजम्पशन है हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब देखिए आपसे नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि आपके टीचर आपसे कहते होंगे कि तुम्हें परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लानी चाहिए, आपको जो आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, कल आप बिल्कुल नहीं पढ़ो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस में भी है। ये कह रहा है कि यार बिजनेस में आपने कोई एक बार आपने कोई पॉलिसी अपना ली, कोई रूल अपना लिया, किसी चीज़ को आपने एक बार फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज मोर वंस सिलेक्टेड एंड एडॉप्टेड। ये कह रहा है कोई भी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिस एक बार जो सिलेक्ट कर ली, आगे आने वाले ईयर्स में हम उसी पॉलिसी को या उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, यानी उसे हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। जैसा अभी हमने ऊपर डेप्रिसिएशन के बारे में बात किया था, तो डेप्रिसिएशन लगाने के कई मेथड होते हैं जो कि आप 11th का एक चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जब डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कराऊँगा। तो एक बार आपने जो मेथड अप्लाई कर दिया तो मेथड आपको हर साल वही लगाना चाहिए, वो आपका कंसिस्टेंसी अजम्पशन बताता है, ठीक है। इसका रेलिवेंस क्या है, इट हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसीजन मेकिंग। अब देखिए बार बार अगर आप मेथड चेंज करेंगे, प्रैक्टिस चेंज करेंगे, तो जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेथड चेंज करने की वजह से पहले हमारा जो कॉस्ट कम आ रही थी अब ज़्यादा आ रही है। तो सेम रूल होंगे, सेम प्रैक्टिसेज होंगी, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना सही डिसीजन ले पाएंगे। थर्ड ये कह रहा है एक्रूअल अजम्पशन। देखिए एक्रूअल का मतलब होता है, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्रूअल का मतलब होता है कि जो चीज़ जब हो गई उसको उसी समय हमें मान लेना चाहिए कि ये चीज़ हो चुकी है, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो या कोई इनकम हो, चाहे उसके लिए हमें कैश मिली हो या नहीं मिली हो, या पेमेंट हमने कर दिया हो या नहीं कर दिया हो। एग्जाम्पल से समझ लीजिए थोड़ा सा कि मान लीजिए हमने कोई सेल की, सेल्स क्या होती है मैं पिछले चैप्टर में समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि सेल क्या है। जब हमने किसी को, एक बिजनेसमैन ने जब किसी एक कस्टमर को कोई सामान बेचा, तो सामान बेचा तो सेल हुई, सेल उसके लिए इनकम है बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन के लिए जो सेल है, अब वो हो सकता है कस्टमर कैश में दे भी जाए, कैश पेमेंट भी कर जाए, और कभी कभी हमें उधार भी बेचना पड़ता है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जब कैश आएगा तभी हम उसको इनकम मानेंगे? नहीं, जिस दिन हमारी सेल हो जाती है उसी दिन हम उसको इनकम मान लेंगे। इसी तरह आप जो एम्प्लॉय काम करने वाले लोग होते हैं किसी दुकान में, किसी ऑफिस में, उनकी सैलरी महीने की लास्ट डेट को ड्यू हो जाती है। जैसे अप्रैल है, अप्रैल की 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल को सैलरी ड्यू हो जाती है, लेकिन पेमेंट 7 तारीख के बाद या कई जगह पे 10 तारीख के बाद दिया जाता है। तो जिस दिन सैलरी ड्यू हो जाती है उसी दिन हमें उसको उस महीने का खर्चा मान लेना चाहिए, चाहे हमने उसका पेमेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है। इसका रेलिवेंस क्या है, ये कह रहा है अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एंड कंजम्पशन ऑफ ए रिसोर्स एक्सपेंसेज कैन बी एक्यूरेटली मैच टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी ये कह रहा है कि इस अजम्पशन की वजह से जो एक्सपेंस या जो इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड है, जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जिस साल से रिलेटेड है, हम उसको उसी में शामिल कर पाएंगे और इससे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आई थिंक आपको ये तीनों अजम्पशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है। आपके साल में 4 बार एग्ज़ाम होते हैं, तो कम से कम 2 बार, ख़ास तौर पे आपके UT1 में और आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम, इन 3 एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद रहती है।
तो इसलिए इनको आप बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि आप इनको अपनी लैंग्वेज में ही बना के लिखाएं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अब ये समझ लीजिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी चीज़ के सिद्धांत, ठीक है। वो तो हमें ऊपर जो पढ़ी वो थी हमारी एजम्पशन की, ये मान के चलना है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये कह रहा है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं वो जो बता रहा है कि हाँ जी आप अकाउंटिंग कर रहे हो या अकाउंट है हमारी, ये इन चीज़ों पर बेस्ड है, ठीक है। बेस क्या है इनका, आधार क्या है अकाउंटिंग का, वो सब हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें अकाउंटिंग एंटिटी। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, कि वो ये कह रहा है जो बिजनेस होता है, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, कि जो बिजनेस है उसकी पहचान या उसकी आइडेंटिटी अपने ओनर से अलग होती है। ये नहीं है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही हों। जैसे मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, लेकिन मेरी कोचिंग सेंटर का नाम विदित कॉमर्स क्लासेज है, तो ऐसे केस में विदित कॉमर्स क्लासेज की अपनी अलग पहचान है, चाहे मैं वहाँ पे पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, विदित कॉमर्स क्लासेज अपने नाम से चलती रहेगी, लेकिन मेरी पहचान अपने आप में अलग है। तो अकाउंटिंग एंटिटी या इसको हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, वो ये कहता है कि अपने मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग अपनी पहचान कर सकते हैं। इसलिए जो मालिक के द्वारा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी माना जाता है। अगर बिजनेस और मालिक एक ही होता तो मालिक के पैसे को हम लायबिलिटी नहीं मानते। हम ये मान के चलते हैं कि मालिक ने जो बिजनेस को पैसा दिया है वो एक तरह से लोन की तरह है, और उस लोन को हमें चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो लोन की तरह माना जाता है और लायबिलिटी साइड में हम उसे दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब देखिए जैसा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी जब अकाउंटिंग की फर्स्ट चैप्टर में, कि अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसमें हमने डेफिनेशन बताई थी आइडेंटिफाइंग मेजरिंग। तो मैंने आपको उसमें साफ साफ बताया था कि हम अकाउंटिंग में केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो मनी में मेजरेबल हो, यानी यार जिस चीज़ को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उन चीज़ों को हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें अगर कोई हमारा कस्टमर बहुत अच्छा है, ईमानदार है, या हमारा कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, या हम अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम वैल्यू नहीं कर सकते, इनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को हम अकाउंटिंग में शो कहीं भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं कि इतने रुपए का है, ये इतने रुपए हैं, इसका प्राइस इतने रुपए हैं, तो उन सबको हम अकाउंट में शामिल कर सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है इस प्रिंसिपल की, जिसमें कह रहा है इट इग्नोर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जैसा भी मैंने आपको बताया, ये जो क्वालिटी है, किसी के गुण हैं, जैसे किसी की एफिशिएंसी, किसी की ईमानदारी, किसी की मेहनत, इन सब चीज़ों को ये इग्नोर करता है। वैल्यू ऑफ मनी करेंसी इज नॉट स्टेबल। इसके अलावा ये कह रहा है कि हम करेंसी में या वैल्यू जो मनी में मेजर करते हैं वो भी स्टेबल नहीं है। आप अगर देखें, अपने दादाजी से बात कीजिए, दादी से बात कीजिए, घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछिए कि उनके समय में जब वो बच्चे थे तब 1 रुपये में कितना सामान आता था, और आज आप देखिए कि आपके समय में 1 रुपये में कितना सामान आता है। और 1 रुपये छोड़िए, आप 100 रुपये की बात कीजिए, आज की डेट में आप लोगों को 100 रुपये काफ़ी कम लगते होंगे, लेकिन जब उनके वो बच्चे थे आपके दादाजी, तब 100 रुपये में घर का पूरा सामान आ जाता था, ठीक है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। चलिए अगले प्रिंसिपल की हम बात करें। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें भी ये कह रहा है कि अकाउंटिंग का, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली 12 मंथ का होता है, और हम एक फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं जो कि 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। अब भले ही आपका बिजनेस किसी भी डेट को चालू हुआ, अब आप कहोगे भैया मैंने तो बिजनेस 1 जुलाई को चालू किया, तो मेरा तो 1 जुलाई से 30 जून तक होना चाहिए, 30 जून तक, तभी तो 12 महीने होंगे। उससे हमारे अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 1 जुलाई को चालू किया, फिर भी आपको पहला साल 31 मार्च को यानी 31 मार्च को ही ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो आपने 1 मार्च को ही शुरू क्यों नहीं किया हो। तो इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपका केवल दो ही केस ऐसे होते हैं जब आपका जो पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड, वो 12 महीने से कम होगा। एक तो जिस साल आपने बिजनेस कम चालू किया है, और दूसरा जिस साल आप बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑन एन एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस टू रेगुलर इंटरवल द स्मॉलर पीरियड आर कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। देखिए वही वाली बात है। तो इसकी कुछ इसका रेलिवेंट क्या है इस पीरियड को रखने का।
इसमें ये कह रहा है दिस एजम्पशन रिक्वायर द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसिव बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो देखिए जैसे गोइंग कंसर्न था उसी से मिलता जुलता प्रिंसिपल है ये। तो ये हमारा, हम इसको अब टाइम पीरियड फिक्स कर देंगे तभी हम पता पाएंगे कि कौन सा एक्सपेंसेज हमारा करंट नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, और कौन सा एक्सपेंसेज हमारा फिक्स्ड नेचर का या कैपिटल नेचर का है। ठीक है, इसी तरह हम एसेट्स को डिवाइड कर पाएंगे करंट और फिक्स्ड में। इनकम टैक्स जो दिया जाता है, इसके अलावा सॉरी ऊपर रह गया पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर ये चार्ज एज द इनकम स्टेटमेंट एंड द। तो ये कह रहा है जो फिक्स्ड एसेट्स का हमने कोई पार्ट यूज कर लिया, जिसे हमने ऊपर डेप्रिसिएशन बताया था, तो उसको भी हम पूरे किसी अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ही लगाते हैं, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही लग पाएगा। ठीक है, यानी जो भी गोइंग कंसर्न में मैंने आपको टॉपिक बताए थे वो सब अकाउंटिंग पीरियड्स में इसके रेलिवेंस में आ जाएंगे। इसके अलावा कह रहा है एज पर द इनकम टैक्स लॉ टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस। यानी जो इनकम टैक्स है, जो टैक्स की आप बात नॉर्मली सुनते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इनकम पे ही लगता है, जो कि एक साल के पीरियड पे लगाई जाती है। तो अगर आप अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहे हैं वो एक साल के लिए नहीं बनाएंगे या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाएंगे, तो ऐसे केस में टैक्स कैलकुलेशन करना परेशानी का बात हो जाती है आपके लिए भी और इनकम टैक्स ऑफिस के लिए भी। अगला कह रहा है टाइमली डिसीजन फॉर करेक्टिव मेजर कैन बी टेकन बाई द मैनेजमेंट बाई यूजिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप हर साल या हर एक अकाउंटिंग पीरियड में इक्वल अकाउंटिंग पीरियड डिवाइड नहीं करेंगे, तो आपकी बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपको एक्चुअल में पता नहीं चल पाएगा। और आप एक साल में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को नहीं डिवाइड करोगे, तो ऐसे केस में आपका जो मैनेजमेंट होगा बिजनेस का, वो सही स्टेप नहीं ले पाएगा। जो दिक्कत आ रही है आपके बिजनेस में उनको सही करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके वो थी रेलिवेंस। अब हम बात करें फोर्थ प्रिंसिपल की। फोर्थ प्रिंसिपल क्या था? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए ये वाला प्रिंसिपल टीचर्स का बड़ा फेवरेट है। अक्सर इसके ऊपर MCQ या फिलअप में या फिलिंग द ब्लैंक जिसे आप कहते हो, उसमें दे दिया जाता है कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है, या आपको कोई लाइन दे दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा ये कौन सा प्रिंसिपल है। तो देखिए एक के प्रिंसिपल के अंदर क्या है वो आप ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट all significant and material information related to economic affair of the entity should be completely disclosed in its financial statement and the accompanying notes to account. The financial statement should act as a mean of care, conveying and not concealing the information. Disclosure of information will result in better understanding. देखिए ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं इसको, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे, इनको कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, आप चाहे तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं इसको, कि जो भी आपके अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको अपने अकाउंटिंग में उन सभी को शामिल करना चाहिए, जिनको हम क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट में जो आ सकती हैं, जो मनी में मेजरेबल हो, उन सभी चीज़ों को हमें अकाउंट्स में शामिल करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको हम अपने अकाउंट्स में शो ना करें, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, अगर हम फुल डिस्क्लोजर, यानी फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है पूरी तरह से प्रकट करना, शामिल करना हर चीज़ को, तो अगर हम उनको शामिल नहीं करेंगे तो जो सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब इसके अंदर ये कुछ कह रहा है कि इसके लिए हम कुछ नोट्स कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कंटिजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट टू अ क्लेम ऑफ ए वेरी बिग अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस आर पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए इनकी किसके बारे में कह रहा है ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ये कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज ए मीन ऑफ कन्वेइंग एंड नॉट कंसीलिंग द इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द पार्टी मे बी एबल टू टेक साउंड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पूरी तरह से अकाउंट्स के द्वारा शो नहीं की जा सकती हैं, जिनको जो कंटिजेंट लेवल की होते हैं, कंटिजेंट लेवल जिनका होना वो होंगी या नहीं होंगी, वो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं या ऐसे इवेंट होते हैं जिनका होना ना होना कन्फर्म नहीं होता है। ठीक है, तो उनको हमें फुट नोट्स, यानी आपके अकाउंट जहाँ कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पे नोट्स के रूप में नीचे उनके डाल देना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ होती हैं? देखिए जैसे ये कह रहा है सबसे पहले कंटिजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट टू क्लेम ऑफ ए वेरी बिग अमाउंट अगेंस्ट द बिजनेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी आपके बिजनेस के खिलाफ किसी ने कोई केस कर रखा है, क्लेम कर रखा है पैसे के लिए,
जो कि बहुत बड़ी अमाउंट का है, लेकिन अभी तक उस पर केस चल रहा है कोर्ट में, तो उस कोर्ट में केस को आप हार सकते हैं, और आप हारेंगे तो आपको पैसा देना भी पड़ सकता है, लेकिन आप केस जीत गए तो आपको पैसा नहीं भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में हम उसे अकाउंट में शामिल नहीं कर सकते। तो इसको हम ऐसे केस में हमें इन चीज़ों को फुटनोट्स के रूप में डाल देना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अगर आपने इस साल डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड में कोई चेंज किया है तो उसको भी आपको फुटनोट्स में दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि आपकी ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो किस मेथड से यूज किया है। थर्ड कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके जो आपकी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट शो किए जा रहे हैं, जो आपके एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाए जा रहे हैं, उस पर भी आपको ये बताना चाहिए कि आज की डेट में जिस दिन अकाउंट मेंटेन की बनाए गए हैं उस दिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है। आपने कितने में ख़रीदे वो तो आपने बुक में दिखा दिए, वास्तव में मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है वो भी आपको दिखानी चाहिए, ताकि लोगों को आपकी वास्तविक स्थिति पता चल सके। ठीक है। इसके बाद हम बात करें मटेरियलिटी प्रिंसिपल। देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपलसरी बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैन इवन दोज फिगर विच आर irrelevant are included in the financial statement. According to this principle, only those items or information should be disclosed that have a material effect and are relevant to the users. So an item having an insignificant effect or being irrelevant to user need not to be disclosed separately. It may be merged with other item. अब देखिए, materiality principle क्या कहता है आपके लिए कि आपको बिजनेस में हर चीज़ के लिए अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अलग से केवल उन्हीं आइटम को अकाउंट में शो करना है जो मटेरियलिटी रखते हो। मटेरियलिटी यानी जिसका कोई यूजर के लिए, यानी जो अकाउंट बिजनेस है उसके लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस हो ख़ास तौर पे। जैसे अब हम ये बात कहें कि भाई बिजनेस में चाय आई किसी कस्टमर के लिए, साल भर में हमने 10 बार चाय मंगाई केवल, तो 50 रुपये का एक्सपेंसेस था। ठीक है। तो या साल भर में एक आध बार ही चाय आई, तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट ओपन करें वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं इन सबको अलग अलग से शो करने की बजाय हम क्या करते हैं, अदर एक्सपेंसेज या मिसलिनियस एक्सपेंसेज या सन्ड्री एक्सपेंसेज या ऑफिस एक्सपेंसेज, इन खर्चों में से किसी के नाम से डाल सकते हैं, जिनमें सारे छोटे छोटे खर्चों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो ये कह रहा है यहाँ पे मटेरियल कॉन्सेप्ट में कि हर इनसिग्निफिकेंट जो आइटम है उन सब के लिए हमें अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट हमारे बिजनेस पर नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ मटेरियलिटी में, कि जैसे हमारे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सब जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, देखा सबने होगा कि कैलकुलेटर जो होता है कहने को वो एक मशीन है। तो मशीन के आधार पे तो भाई वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो हमें वो असेट माननी चाहिए, उसे हमें खर्चा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कैलकुलेटर की वैल्यू कितनी होती है, 100 रुपये 200 रुपये, तो वो उसका प्राइस बहुत कम है। तो उसे हम अगर अलग से एसेट्स ना दिखाकर उसको हम अपने स्टेशनरी वाले हेड में डाल के 1 साल में ही उसका प्राइस ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर को कभी मशीन में शामिल नहीं किया जाता। आगे कह रहा है प्रूडेंस प्रिंसिपल। देखिए इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल prospective profit should not be recorded but all prospective losses should immediately be recorded। अब देखिए प्रूडेंस का अगर मैं आपको समझने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, इस प्रिंसिपल को आप कैसे याद रखोगे या कैसे समझ सकते हो। देखिए हमारे घर में क्या है, सालों से बल्कि पीढ़ियों से ये व्यवस्था चली आ रही है कि भाई घर हम लोगों को बचत घर में बचा के रखना बड़ी की आदत होती है सेविंग की, ताकि अगर कोई बुरा वक्त आए तो उसमें हमारा काम आ सके। या घर में बेटी है, उसकी शादी की तैयारी उसकी उम्र से 10 साल पहले से चालू हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए पैसा जोड़ना चालू कर देते हैं। तो प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कुछ इसी तरह का है। वो ये कहता है कि आप फ्यूचर में होने वाली इनकम के लिए कोई अरेंजमेंट करें या ना करें, लेकिन अब फ्यूचर में कोई आपको लगता है कि कोई एक्सपेंस होने वाला है या कोई लॉस हो सकता है, तो उसके लिए आप कुछ पैसा अभी से बचा के चलें प्रॉफिट में से। तो इस तरह से जो पैसा बचा के रखा जाता है अनसर्टेन प्रॉफिट्स के लिए, या जिनकी संभावना है कि हो सकते हैं, तो ऐसे प्रॉफिट में से निकाले हुए पैसे को हम कहते हैं रिजर्व या प्रोविज़न। ठीक है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल एक तरह से हमारी रूढ़िवादी परंपरा जैसे हम कहते हैं उसी पे बेस्ड है कि आप इनकम के लिए चाहे कोई व्यवस्था ना करें, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, लेकिन आपको अब फ्यूचर में कोई लॉस होने की संभावना है तो उसे अभी से आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए और अकाउंट्स में दिखा देनी चाहिए। जैसे
आप उधार बेचते हो, आपको लगता है कि मेरा कुछ पैसा डूब जाना है, कि 5% लोग मेरा पैसा नहीं देंगे उधार का, तो ऐसे केस में हम उनके लिए पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो प्रूडेंस प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसे यहाँ पे एक नीचे कह रहा है, शुड बी एडोप्टेड ईजी वैल्यूशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। यानी जो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यूशन हम जो वैल्यू कम होती है उसमें जितने हमने ख़रीदा था और मार्केट में आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, उन दो वैल्यू में जो वैल्यू कम होगी उस वैल्यू को हम अपने अकाउंट्स में शो करेंगे। ये भी प्रूडेंस के अंदर ही है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जैसा ही मैंने अब डेटर्स का बताया, तो वो डाउटफुल जिनके पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, तो उनके लिए जो हम पहले से व्यवस्था कर लेते हैं उसको हम कहते हैं प्रोविजन। तो वो भी हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का या प्रिंसिपल का पार्ट है। कॉस्ट प्रिंसिपल या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अन असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट कंप्राइजिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑल द एक्सपेंडिचर इंकर्ड। अब देखिए ये कह रहा है कि जो हमारे असेट्स हैं, स्पेशली जो हमारी असेट्स हैं उनके लिए है कि आपने कोई असेट्स खरीदी है या एक्वायर किए, तो उसको एक्वायर करने और उसको अपने बिजनेस में प्रोसीजर योग्य बनाने तक उस पर आपने जो भी खर्चे किए हैं, जैसे कह रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेकिंग द असेट्स रेडी टू यूज। ठीक है, एसेट्स को रेडी करने के लिए भी आपने उस पर जो भी खर्चे किए, चाहे वो इंस्टॉलेशन के हों, उसको लाने के लिए भाड़ा हो, तो उन सभी को उसकी कॉस्ट माना जाता है। तो जो जितने में आपको उस एसेट्स को रेडी मेड काम करने के लिए, चालू करने की स्थिति में लाने के लिए आपने उस पर जो भी खर्चा किया है वो उसकी कॉस्ट होगी। और वही कह रहा है कि आपको जो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें आपको अपनी असेट्स कॉस्ट वैल्यू पे ही दिखानी चाहिए, ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे कि हाँ आपने इस पर कितना खर्चा किया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आप आगे समझ सकते हैं। अगला ये कह रहा है मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखिए मैंने आपको एक वो बताया था अजम्पशन में कंसिस्टेंसी। तो ऐसे केस में ये क्या कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेज इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये कह रहा है द मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट द असेसमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड इन ए पर्टिकुलर पीरियड टू डिडक्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेज फ्रॉम द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड to that principle. The following treatment of expenses or revenue are done due to matching principle. Ascertainment of prepaid expenses. तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आप जो खर्चे कर रहे हैं और जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो एक सेम टाइम पीरियड से ही रिलेटेड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि इनकम तो आपने ले ली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की और खर्चे आप शामिल कर रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के, तो ऐसे केस में वो दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे। तो मैच नहीं करेंगे तो हमें सही पोजीशन बिजनेस की नहीं मालूम पड़ेगी। तो इस मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो उसी साल, यानी आप और फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप खर्चे भी आप 1 अप्रैल से 31 मार्च से रिलेटेड जो होंगे, आपने कितना पेमेंट किया है, कितना अर्न किया, वो मतलब नहीं है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब ऐसा हो कि आपको अगले साल जो आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है गुड्स, उसके एडवांस में पैसा मिले लेकिन सेल आपने नहीं की, तो वो आपकी इनकम इस साल की नहीं है, वो इनकम आपकी उसी पीरियड की होगी जिस पीरियड में आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे। या आपने कोई एडवांस दे दिया किसी चीज़ के लिए, एडवांस में खर्चा कर दिया लेकिन वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो वो इस साल का खर्चा हम नहीं मानेंगे, उससे हम नेक्स्ट ईयर का खर्चा मानेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैचिंग प्रिंसिपल के अंदर किया जाता है। देखिए जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल होती हैं। असर्टेनमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेज। प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंसेज जो कि हमने एडवांस में पे कर दिए, जो कि इस साल से हमारे रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, तो हम उसको अपने टोटल खर्चों में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल से नहीं है तो हम इस साल में उन्हें शामिल नहीं करेंगे। सेकंड कह रहा है असर्टेनमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसा ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई एडवांस में इनकम मिल जाए जो इस साल की नहीं है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम उसको माइनस कर देंगे। अगला कह रहा है अकाउंटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी जिस दिन हमारे अकाउंट में जो हमारे अकाउंट्स हैं जिस दिन हम क्लोज़ कर रहे हैं उन्हें, जैसे 31 मार्च को हम बंद करते हैं उस साल को, तो उस साल को क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है हम उसी डेट के हिसाब से काउंट करेंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन भी उसी पीरियड के लिए चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जिस डेट को हम या जिस टाइम पीरियड के लिए हमने माना है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल।
देखिए जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि हमारी जो अकाउंटिंग है जो हम पढ़ने वाले हैं पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारी है अकाउंटेंसी, ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे फोकस करती है। या दो आपको सिस्टम बताए थे मैंने आपको, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो भी हम इसमें अब स्टडी कर रहे हैं पहले चैप्टर के बाद, ये सब टोटल हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। बस लास्ट में एक चैप्टर है अकाउंटिंग का, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसको छोड़कर बाकी पूरी अकाउंटिंग आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। तो ये इसमें क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में, अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है ये बेसिक टर्म में मैंने आपको बता रखा है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसका इफ़ेक्ट कम से कम दो पार्टीज पर ज़रूर पड़ता है, यानी उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया कैश के बदले, तो कैश हमने गुड्स परचेज किया तो हमारे पास गुड्स तो बढ़ेगा, तो एक एस्पेक्ट तो हमारा गुड्स हो गया, लेकिन हमने कैश में पेमेंट किया तो कैश हमारी कम होगी, तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या हो गया, कैश हो गई। तो ऐसे केस में कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका इफेक्ट कम से कम दो जगह पे ज़रूर पड़ता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ हमारी डेबिट होने वाली है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट ज़रूर होगी। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, देखिए डेबिट और क्रेडिट, डेबिट के लिए हम ये कह सकते हैं कि सारे जो भी हमारे लॉस एक्सपेंसेज और असेट्स होती हैं वो सब हमारी डेबिट होती हैं, और जो भी हमारी इनकम और जो हमारी लाइबिलिटी होती हैं वो सब हमारी क्रेडिट होती हैं। आगे जब मैं आपको जनरल एंट्री के रूल्स बताऊंगा तब आपको डेबिट और क्रेडिट पे पूरा ढंग से आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ को हम डेबिट करते हैं, कौन सी चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ऐसा ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके चैप्टर के जस्ट बाद एक वीडियो हमारी डाली हुई है, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की पुरानी वीडियो पढ़ी है, आप उसको देख लीजिए, और उसको आप सहमत, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो ये कहता है टोटल असेट्स हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं, यानी हमारी जितनी भी असेट्स हैं उनका टोटल हमारी जो दूसरी लाइबिलिटी और जो हमारे मालिक के द्वारा जो कैपिटल लगाई गई है, लाइबिलिटी में कैपिटल जोड़ देंगे तो टोटल असेट्स के बराबर हो जाएगा। अब इसी से हम कर सकते हैं दूसरा। ठीक है, अब ये कह रहा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये तो हमारे जो थे ये सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल तक हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका एक चैप्टर है टी.एच. ग्रेवाल की बुक में, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक 4th चैप्टर है जो 2-3 पेज का ही है केवल, इसको भी मैं हल्की हल्की ख़त्म कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए इसमें बेसिस ऑफ एक काम करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। अगले वीडियो में आपको मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताऊँगा, आपको इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS GAAP, ठीक है, या इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैसे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनमें डिफरेंस बताने वाला हूँ। यानी जो दूसरा पार्ट रहेगा थ्योरेटिकल पार्ट आपका, वो मैं सब नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, और साथ में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपकी कितनी नॉलेज है, ये सब मैं आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आ सकूं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।